हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। विजन 365 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2023 के लिए। इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी डिस्कस करें। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो अभी टॉपिक डिस्कस करें वो है 2.6। 2.6 टॉपिक का नाम है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे अब टॉपिक। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, आपको कोई भी डाउट हो 9582062485। ये हमारे कुछ कोर्सेस है, आप परचेज कर सकते हो। बहुत सस्ते और बहुत अच्छे कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं और इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज में सबसे पहले वर्ड समझिए। पहला कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन, लेकिन वो ट्रीटी समझिए वो क्या किसके बारे में। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के बारे में। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, स्टॉकहोम किसके बारे में, पॉप्स के बारे में है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, पॉप से, यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, कोई ऐसा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो एक बारी इन्वायरमेंट में आ गया तो आ गया, वो एक्युमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहेगा और इन्वायरमेंट को, इंसान को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो इन्वायरमेंट से एक बारी जाएगा नहीं। तो अभी क्या हुआ है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का रिव्यू कमेटी का मीटिंग हुआ अभी कुछ समय पहले। उसमें 5 केमिकल को अंडर कंसिडरेशन डाला गया। 5 केमिकल में मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूछ लेंगे ऐसा कुछ, मान लो क्लोरोफाइरिफोस, ये क्या है, एक पेस्टिसाइड है, ये पूछ लेंगे, ऐसे पूछ ले सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ देखिए UB328, ये क्या है, एक स्टेबिलाईजर है। उसके अलावा डेक्रोन प्लस, डेक्लोरोन प्लस, ये फ्लेम रिटार्डेंट है। तो इस कारण ये पूछ लेते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करते हैं, थोड़ा सा बॉडी के बारे में जान लेते हैं। इंडिया पार्टी है, ठीक है। उसके अलावा एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, किसके बारे में, और इंडिया ने रेटिफाई किया है 2010 में। और इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये नोटिफाई करती है रेगुलेशन फॉर पॉप्स रूल इन 2018, अंडर व्हिच एक्ट 1986 वाला इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसके कई सारे एनेक्स हैं। एनेक्सेस क्या है इसके, एनेक्स ए है, बी है, एनेक्स सी है। तो बिल्कुल बोलता है कि आप इसके मतलब इसका बिल्कुल प्रोडक्शन रोक दो, यूज रोक दो। इसमें बोलता है रेस्ट्रिक्शन रोक दो, और इसमें अनइंटेंडेड रिलीज को रोक दो। तो एनेक्स ए बी सी समझ गए। अब अगला कन्वेंशन है। अगला कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, रोटेंडम कन्वेंशन से रिलेटेड है। रोटेंडम कन्वेंशन ये किससे रिलेटेड है कि रोटेंडम कन्वेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक वर्ड है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कि अगर आप किसी देश में कुछ पेस्टिसाइड वगैरह कुछ भेजना चाहते हो तो पहले उस देश को एकदम पूरा बता दो कि भाई क्या है, और वो देश का ऑर्डर होगा तभी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, और ये कंट्री क्या कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है। अभी हुआ क्या है, दो केमिकल दो केमिकल रिकमेंडेशन वेर मेड बाई द केमिकल रिव्यू कमिटी फॉर 2 हजार्डस पेस्टिसाइड, ठीक है। और कौन कौन से दो है, एक है आइप्रोडियोइन डायोन, और उसके बाद है टर्प्यूबोस, ये एक सॉइल इंसेक्टिसाइड है और एक फंगिसाइड है। बस इतना समझना है, ठीक है। उसके अलावा उसका इन इंडिया द यूज ऑफ दिस केमिकल वाज परमिटेड बाय 2015 अनुपम वर्मा कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से। और इंडिया इसका एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, टर्फ्यू टर्ब्यूफोस का। टर्ब्यूफोस एक सॉइल इंसेक्टिसाइड है, और इप्रोडियोन ये एक फंगिसाइड है। तो रोटेंडम कन्वेंशन की बात करते हैं, इंडिया इसका पार्ट है। 1998 में रोटेंडम में साइन किया गया। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव तो आपने देख लिया कि आप पहले पूछिए उसके बाद वहाँ भेजिए। उसमें कौन कौन से इसमें इसमें पेस्टिसाइड को इंक्लूड किया गया है, लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ये एक दूसरे के साथ, ये है बस। अब क्या है, रिपोर्ट एंड इंडिसेस डिस्कस करते हैं। पहला रिपोर्ट क्या है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स। ध्यान देना, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकाला है, ठीक है। उसके बाद इसमें ज़्यादा हमको डिटेल्स में नहीं जाना होता है। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन निकाला, यूनेस्को। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल लैंड आउटलुक टू
लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस, ये कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट कन्वेंशन फॉर कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अभी हुआ क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ किसका? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। ध्यान देना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का 15वां समिट हुआ। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। दो जगह समिट हुआ, एक तो हुआ कुनमिंग में, कुनमिंग जो कि चाइना है, और उसका सेकंड पार्ट हुआ इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर ले, और जो पुराना टारगेट था ना, आईची टारगेट जो कि 2020 में एक्सपायर हो गया था, उसको हटाना, उसके जगह पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना। ठीक है, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल गोल क्या है 2050 का? कई चीज़ें हैं। एक तो आपको ह्यूमन इंड्यूस जो एक्सटिंक्शन होता है ना, उसको रोकना है, बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल और यूज करना है, उसके बाद फेयर शेयरिंग और बेनिफिट्स करनी है, और एडुकेट मीन्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GBF यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अच्छे से यूज करना है। अब ये एक्शन प्लान वगैरह सब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, और ये आया कब? रियो अर्थ में, जो कि 1992 में आया ना, तब आया। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करता है, सस्टेनेबल यूज और फेयर एंड इक्विटेबल शेयर, इंडिया पार्टी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समझ लीजिए। COP10 में ध्यान देना, COP10 जब हुआ था ना, तब वहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लान भी आया था, और उसके बाद आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट भी आया था। उसके अलावा 3 और एग्रीमेंट है इसके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। 3 प्रोटोकॉल है, एक है कार्टिजेना प्रोटोकॉल। कार्टिजेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? बायोसेफ्टी से रिलेटेड, याद रखो। नागोया किससे रिलेटेड है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कि भाई आप अगर एक्सेस करते हो तो बेनिफिट शेयर भी किया जाए। नागोया और कुआलालंपुर किसके? सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, लायबिलिटी एंड रेड्रेस टू कार्टिजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तीनों देखिए, कार्टिजेना प्रोटोकॉल किस पे है? बायोसेफ्टी पे है। नागोया प्रोटोकॉल किस पे है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पे है। नागोया और कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल किस पे है? ऑन लायबिलिटी एंड रेड्रेस टू द कार्टिजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी पे है। ठीक है, उसके बाद 2011 से 20 तक को क्या, कौन सा पीरियड डिक्लेयर किया गया है? यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट याद रखिए कि इंडिया पार्टी है 1994 से, और इंडिया ने एक्ट, क्योंकि इनका जो कन्वेंशन था ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 लाया था। उसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो, पार्ट ऑफ हाई एम्बिशन कोलिजन फॉर नेचर एंड पीपल। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट है। ये किसका है? ऑब्वियसली कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है। उसके अलावा इंडिया सपोर्ट करता है 30x30 टारगेट का। उसके अलावा एक अदर इफेक्टिव एरिया कंजर्वेशन मेजर है ना, ये आपको पता होगा, अरावली को हमने इस में पार्ट में डाला था। तो अदर इफेक्टिव एरिया कन्वेंशन मेजर किसका पार्ट है? एक्चुअली ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है। और 13x30 टारगेट 2019 में आया था, अभी तक लगभग 100 देश इसकी बात मान रहे हैं। HAC मतलब हाई एम्बिशन कोलिजन फॉर नेचर एंड पीपल, और ये कौन? इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, जिसको को चेयर करता है 2 देश, कोस्टा रिका एंड फ्रांस, और यूनाइटेड नेशन किंगडम क्या है? एज ए ओशन को चेयर। ठीक है, इतना यहाँ पे बता रहे कि एटलीस्ट 30% जो वर्ल्ड लैंड है ना, ओशन को हमको 2003 तक क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड रीस्टोरेशन फ्लैगशिप। देखो, इस ये इम्पोर्टेंट पता है क्यों हुआ? इसने 10 ऐसे प्रोग्राम चुने हैं पूरे दुनिया में जो अच्छे हैं, जो रीस्टोरेशन के काम करते हैं। उसमें इंडिया का प्रोग्राम है नमामि गंगे। ठीक है ना, इंडिया का प्रोग्राम है, जिसको इसमें क्या किया जाता है? जो सैक्रेड रिवर गंगा है, उसको रेजुविनेट करने की बात की गई है। देखिए, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा इसको कोऑर्डिनेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है, और जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो ये टोटल
10 थे, उसमें से एक बस याद रखना है। तो ये क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है, वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का बेस्ट एग्जाम्पल्स था। चलो, तो ज़्यादा इसमें डिस्कस ही नहीं करना, ये दूसरे देश का है, हम क्या उतना डिस्कस करें। ठीक है, अब एक रीस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट है 2022। अब क्वेश्चन है कौन निकाला है, देखो ये निकाला है IUCN ने अपना पहला रीस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट निकाला है इसी मीटिंग में, CBD COP 15 हुआ है वहाँ पे, और ये 2016 में लॉन्च किया गया था एज ए बोन चैलेंज बैरोमीटर, और इसके लिए रिपोर्ट निकाला गया था पहली बार। ठीक, क्या है, बोन चैलेंज बैरोमीटर। चलिए, उसके बाद ग्लोबल गोल ट्रैश बाय रीस्टोरेशन बैरोमीटर, कौन कौन से ग्लोबल गोल को ट्रैक करता है, बोन चैलेंज को, 13 to 30 टारगेट को, जो कि पोस्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है। पहले तो आईची था ना, पेरिस को, द लैंड डिग्रेडेड न्यूट्रलिटी टारगेट, 1 ट्रिलियन ट्री को, इन सबको। उसके अलावा जो रेड लिस्ट का जो है ना, IUCN का जो रेड लिस्ट है उसका अपडेशन हो गया है। ठीक है ना, अपडेशन में कुछ कुछ स्पीसीज के बारे में हम जान लेते हैं। पहले देखिए डुगोंग, डुगोंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई जगह पे ना डुगोंग, चाहे ईस्ट अफ्रीका में क्रिटिकली इंडेंजर है, न्यू कैलेडोनिया में इंडेंजर है, बट ये हमें याद ही नहीं रखना है। ये इंडिया में क्या है, इंडिया में वनरेबल है, यहाँ पे देखो, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 1 और 4 दोनों में आता है, और ये स्पेसीज रिकवरी जो प्रोग्राम है ना एक, उसके अंदर भी आता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी काउ जनरली, और एकमात्र हर्बीवोरस है जो मेरीन मैमल है, सी ग्रासेस पे जिंदा रहते हैं। और बस इतना रखना, ग्रुप में हमेशा रहते हैं, ध्यान रख सकते हो। और कंजर्वेशन मेजर हमने क्या क्या चलाया है, एक तो अंडमान और निकोबार का हमने स्टेट एनिमल रख दिया है, और एक तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है डुगोंग के लिए पार्क वे में। नेक्स्ट क्या है, पीलर कोरल, पीलर कोरल ये क्रिटिकली इंडेंजर के कैटेगरी में अब चला गया है, ऑब्वियसली कोरल ब्लीचिंग के कारण। एवालोन, एवालोन की बात करते हैं, ये जो सेल्फिश स्पेसीज है ये थ्रेटन्ड हो गई है। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल एक्सटेंट के कैटेगरी में है, इतना ध्यान रखना आता है। उसके बाद कुछ और है, वाइट चिक डांसिंग फ्रॉड, ये इंडेंजर लिस्ट में आ गया, ये कर्नाटक में मिला, वेस्टर्न घाट में, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है। अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क, ये अंडमान सी में मिलता है, ईस्टर्न इंडियन ओशन में वनरेबल है। नेक्स्ट है येलो हिमालयन फ्रीटिलिरी, ये हिमालय में मिलता है, उसके अलावा और भी देश में मिलता है, मेडिसिनल इसका यूज है, वनरेबल स्टेटस है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बस याद रखिए, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसका 9वां सेशन हुआ और इंडिया ने होस्ट किया, ये ध्यान रखना है। ये इसका गवर्निंग बॉडी जो इसका है, ये हाईएस्ट ऑर्गन होते हैं, और ऑब्वियसली ट्रीटी के फुल, ऑब्वियसली गवर्निंग बॉडी का क्या काम होगा कि इस ट्रीटी से रिलेटेड जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा उसको करना। मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग क्या होता है, एक ग्लोबल सिस्टम है जहाँ पे जो इनेबल करता है कि जो प्लांट और जेनेटिक मटेरियल हो गए उसको एक्सचेंज किया जा सके। डिसीजन क्या क्या लिया गया ये बिल्कुल याद नहीं रखना होता है हमें, ठीक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। बेनिफिट शेयरिंग फंड है, होता है, ठीक है। और ये बॉडी के बारे में हम लोग याद रखते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडिया पार्टी है, ठीक है। और ये अडॉप्ट कब किया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है रिकॉग्नाइजिंग द इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर टू द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप दैट फीड द वर्ल्ड, मतलब आप पहले रिकॉग्नाइज करो कि फार्मर का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में। Establishing a global system to provide farmer, plant breeder, scientist with access to plant genetic material पहुंचना है और बेनिफिट्स को शेयर करना है। उसके अलावा इसको सीड्स ट्रीटी भी बोलते हैं। उसके अलावा प्रोवाइड किया है इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क जो कि ज़रूरी है ताकि इस्टाब्लिशमेंट कर सके स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। तो सिंपल ये भी पूछ सकता है कि स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट ये कहाँ पे, नॉर्वे में है, ठीक है।
और इससे रिलेटेड ये याद नहीं रखना है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। जैसे आपको पता है ये टेरिटोरियल सी होता है 12 नॉटिकल माइल तक, और 24 नॉटिकल माइल तक होता है कंटिग्यूअस जोन। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स के बाद तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद शुरू होता है हाई सी। अब क्वेश्चन होता है हाई सी में जो भी चीज़ें होती है, हाई सी में जो भी चीज़ें होती है उसको मैनेज कौन करेगा? तो यहाँ पे देखो, एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन कंप्राइज 95 ऑफ द ओशन। 95% ओशन तो हाई सी है। आपको 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया की बात करो तो इतना कवर हो जाता है, ठीक है। तो अबाउट बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, ये ट्रीटी ऑफ हाई सी की बात करते हैं, ठीक है ना। कैसे संभाला जाएगा इसको, कौन एक्सेस करेगा, कौन कौन वो करेगा, ठीक है ना, ऑपरेट करेगा, सब कुछ बताता है इसमें, ठीक है। तो यूएन मीटिंग इस बात पे ही हुआ। अब नेक्स्ट है साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो अभी इसका 19वां मीटिंग हुआ है, कहाँ पे? पनामा में। बस ये ध्यान रखना है, पनामा में। और इसमें क्या है, अपेंडिक्स 1 में क्या है, ऐसे स्पीसीज रखे जाते हैं जो बिल्कुल थ्रेटन है एक्सटिंक्ट के कैटेगरी पे। और इसमें क्या है कि इसमें ऐसे स्पीसीज नहीं है जो थ्रेटन है, मतलब एक्सटिंक्ट नहीं होने वाले हैं, फिर भी क्या किया जाता है, इसके ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें मतलब कंट्रोल करना पड़ता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई टाइगर है, इसको तो आप नहीं बेच बेच सकते क्योंकि इसका वैसे भी कम है, लेकिन इसी की तरह का कोई लुक लाइक स्पेसीज होता है, उसको भी रोका जाता है। अगर ऐसे को ट्रेड करना है ना, ऐसे स्पेसीज को, तो आपको परमिट की ज़रूरत होगी। और उसके अलावा सर्टेन स्पेसीज, मतलब एक कंट्री में अगर कोई प्रोटेक्टेड है ना, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। देखो, contains species that are protecting in the at least one country which has asked other sides parties for assistance and controlling of the trade। मान लो भारत ने किसी स्पेसीज को डाल दिया है अपेंडिक्स 3 में, यानी भारत किसी को साइट्स के अंदर डाल दिया, तो भारत बाकी साइट्स कंट्री को बोल सकता है कि आप मेरा हेल्प करो, नहीं तो मेरे यहाँ से इलीगल ट्रेड हो जाते हैं, ठीक है। शीशम की बात करते हैं। अभी हुआ क्या कि भारत ने शीशम को डाल दिया है इसी वाले कैटेगरी में, ठीक है। इंडियाज इनिशिएटिव ए प्रोपोजल टू क्लेरिफाई द क्वांटिटी ऑफ शीशम आइटम सच एज फर्नीचर वाज कंसिडर। तो ये एक डेसिडुअस फॉरेस्ट है और अपेंडिक्स 2 में आता है ये कन्वेंशन के। इंडियन रोजवुड भी इसको बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा इसका बर्तन वो बनाया जाता है, फर्नीचर। स्टेट ट्री ये किसका है? पंजाब का स्टेट ट्री है। उसके अलावा इंडिया का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन टर्ट शील्ड, जो कि टर्टल को बचाने के लिए हुआ था, और ये किसके द्वारा किया गया था? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए इंडिया और साइट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। साइट्स का पार्टी है, मेंबर है इंडिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1963 में IUCN के मीटिंग जब हुआ था ना, तो उस समय इसको इंक्लूड किया गया था, मतलब साइन किया गया था। ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिया था, लीगली बाइंडिंग है बट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ, मतलब ऐसा नहीं कि नेशनल लॉ की जगह लेगा, लेकिन लीगली बाइंडिंग है। और उसके बाद मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर साइट्स, इंडिया के अंदर साइट्स का मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन है? डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे साइंटिफिक अथॉरिटी क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कई सारे साइंटिफिक अथॉरिटी साइट्स को असिस्ट करती है। कौन कौन? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, जो कि कोयम्बटूर में। उसके बाद बात करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंड बिल है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पहले 1972 वाला, इसमें अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है ना, कुछ अमेंडमेंट किया गया। और ये बस ध्यान रखिए, ज़्यादा हमको अमेंडमेंट के फीचर्स नहीं याद रखने हैं, बस पहले हमको जो पुराना वाला है वो याद कर लेते हैं। इसका मेन काम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कि वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड, प्लांट, इन सब को बचाना।
और जो भी सेंटर या स्टेट जो भी डिक्लेयर करती है प्रोटेक्टेड एरिया, उसमें सब सहायता प्रदान करना। कैसे प्रोटेक्टेड एरिया? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। इसमें टोटल 6 शेड्यूल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर। और कुछ बॉडी जिसको इसी एक्ट के थ्रू इस्टाब्लिश किया गया, जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, ये सब है। चीता का आपको पता है री इंट्रोडक्शन किया गया, अफ्रीका से लाया गया। पहले नामीबिया से लाया गया कूनो नेशनल पार्क में, इसमें 8 लाया गया। उसके बाद फिर से दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, ये भी कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, ये 12 रखा है। किस प्रोजेक्ट के अंदर? प्रोजेक्ट चीता के अंदर। ठीक है ना। ये दुनिया का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल, ध्यान देना, इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट टाइगर इसको स्पॉन्सर कर रहा है। फंड कहाँ से आ रहा है? 2 जगह से, प्रोजेक्ट टाइगर और एक कैंपा नहीं है, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, वहाँ से कर रहा है। ठीक है। चीता का जो संस्कृत मतलब होता है ना, द स्पॉटेड वन, याद रखना, द स्पॉटेड वन। और हम 1952 में भारत से ख़त्म हो गया था। और नोडल एजेंसी कौन है? NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, याद रखना। उसके बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये नेशनल और इंटरनेशनल जो है ना, ये एक्सपर्ट है फॉर टेक्निकल एंड नॉलेज एक्सपर्ट। कूनो की बात कर लेते हैं थोड़ा। अफ्रीका चीता क्या है? वनरेबल है, यही हम ले रहे हैं। जो एशियाटिक है ना, वो ईरान में कुछ 100 मात्रा बचा हुआ है ईरान में, इसलिए यहाँ से लेना कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसा बोला जाता है कि अफ्रीका चीता ही एंसेस्टर है, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चीता के बारे में आप ज़्यादा देख लेते कुछ कुछ। ठीक है। हम्म, एक एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है चीता मित्रा, चीता मित्रा। ठीक है ना। उसका चीता टास्क फोर्स है, ये भी ध्यान रख सकते हो। कूनो नेशनल पार्क से एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है कूनो रिवर। कूनो रिवर पेरेनियल रिवर है, याद रखें, पेरेनियल रिवर है। ठीक है। किस टाइप के फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं? नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है। और रणथंबोर नेशनल पार्क और कलाई देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही से कनेक्टेड है, याद रखना। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ठीक है, रहने देते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, 062485। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।